Hey everyone, welcome to the Photon Academy. This was part 2 of our chapter that is Microorganisms, Friends and Foe. तो इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. Now we came so far after knowing the useful causes of microbes. तो अब हम देखते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी. तो सबसे पहले होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज़ कॉज करते हैं और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजन. जैसे कि हमने देखा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. तो होता क्या है कि जब माइक्रोबियल डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको पहले ही वो इन्फेक्शन है, उससे एक हेल्दी पर्सन में जाए थ्रू वाटर, एयर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट, सो दीज डिजीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि सिर्फ हवा से भी हो सकती है क्योंकि एयर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और फूड में भी होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके फ्रेंड को सर्दी हो गई है और आप उसके साथ बैठे हो तो कभी कभी जब वो स्नीज करते हैं ना, तो उनकी जो स्नीजिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कभी कभी किसी चीज़ पे गिर जाते हैं या तो फिर वो हवा के थ्रू इधर से उधर ट्रांसमिट होते रहते हैं और वो उसी हवा के थ्रू ट्रांसमिट होते होते तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें भी वो वायरस या फिर फ्लू हो जाता है. तो ऐसी जो डिजीज़ है जो कम्युनिकेशन से हो सकती है, ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके एग्जाम्पल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड. नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स which act as carrier of disease causing microbes. तो ऐसे बहुत सारे ना इंसेक्ट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. यानी कि मान लो कि कोई हाउस फ्लाई है और हाउस फ्लाई गार्बेज के ऊपर बैठी, तो गार्बेज पे बहुत सारे बैक्टीरियाज लगे होंगे गंदे गंदे से, जो कि आपको बीमारी दे सकते हैं. बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स या फिर कुछ फंगाई हो सकती है. तो जब ये हाउस फ्लाई गार्बेज के ऊपर बैठ गई तो उसकी बॉडी पे वो बैक्टीरिया स्टिक हो गया. अब ये फ्लाइज जो है वो उड़ के गई तुम्हारे खाने पे और तुम्हारे खाने पे जाकर बैठ गई. तो उसके बैठने की वजह से अब वो जो पैथोजन है जो वो वहाँ से गार्बेज बीन से कैरी करके लाई थी, अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया और इसकी वजह से जो होस्ट है वो बीमार पड़ गया. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को अपने ऊपर लेके आते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरियर्स. नाउ ये तो हमने देख लिया हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल. ऐसे ही जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो मलेरिया कॉज करती है एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है. यानी कि ये सारी जो मॉस्किटोज है वो एज अ कैरियर अपना रोल प्ले करती है और एक जगह से बैक्टीरिया या फिर वायरस को कैरी करके लाती है और होस्ट की बॉडी में ये दोनों डिजीज़ कॉज कर देती है. तो ये हमने देखा कि कैसे ह्यूमंस में डिजीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. ऐसे ही एनिमल्स में भी होती है, जिसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है. दैट इज एंथ्रेक्स कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. तो जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है. फुट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस. और एक फुट एंड माउथ डिजीज होती है जो कौन कॉज करता है? एक वायरस. तो दिस इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज टू एन ऑर्गेनिज्म. तो वो उसके लिए हार्मफुल भी होता है. एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ बताई गई है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. तो एक बार इसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है अबाउट ट्यूबरकुलोसिस. आपने सुना होगा टीबी, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है ना. तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है दैट वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया.
बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? एयर के थ्रू। इसीलिए ये एक ऐसी डिजीज़ हो गई कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान में भी जा सकती है। नाउ सेकेंड इज मिल्सिस, दैट वॉज कॉज्ड बाय अ वायरस। और ये भी कैसी है? कम्युनिकेबल डिजीज़, जो किससे ट्रांसमिट होती है? एयर से। अब आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स, ये लाइफ में सबको एक बार तो होता ही है। जो कहते हैं ना कि माताजी आ गई, तो वो डिज़ीज़ कौन सी होती है? चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स भी किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से। और जब आपको ये डिज़ीज़ होती है ना, तो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है कि वो डिज़ीज़ किसी और को ना हो, क्योंकि चिकन पॉक्स इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि कांटेक्ट में आने से या एयर से भी फैल सकती है। ना पोलियो की वैक्सीन अब बन गई है, तो हर घर में पोलियो की वैक्सीन देने गवर्नमेंट से आता है, राइट। सो ये जो पोलियो है, एक टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ थी। अब अभी जैसे कोरोना के टाइम पे कोविड का कैसे तहलका मच गया था पूरी दुनिया में, वैसे ही बहुत सालों पहले पोलियो भी एक ऐसी डिजीज़ थी जिसकी हमें वैक्सीन नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह से वर्ल्ड में एक हैवॉक क्रिएट हो गया था, क्योंकि हर जगह पोलियो के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। और पोलियो भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से पोलियो इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में जा सकता है, एंड थ्रू एयर ऑल्सो। तो ये सारी जो डिज़ीज़ थी वो कैसी थी? कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। नाउ इसका प्रिवेंशन मेजर यहाँ पे दिया गया है स्टेबल में, दैट इज़ टू कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। तो जैसे चिकन पॉक्स में करते हैं कि जब इंसान को वो बीमारी हो गई तो उसे सबसे आइसोलेट करके अलग जगह पे रखते हैं ताकि वो कम्युनिकेट ना हो पाए, keeping the personal belongings of the patient away from those of the others, vaccination to be given at suitable age। तो इसमें क्या होता है कि एक तो उस पेशेंट को आपको आइसोलेशन में रखना है ताकि किसी और को वो डिज़ीज़ ना हो, दूसरी कि उसकी ना सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होनी चाहिए, जो टॉवल वो यूज़ कर रहे हैं, जिस प्लेट से खाना खा रहे हैं, जो उनके कपड़े हैं, वो सारे भी उनसे ही दूर मतलब वो सारे भी दूसरों से दूर रहने देने चाहिए। सिर्फ वो पेशेंट ही अपने सारी बिलोंगिंग्स को यूज़ करे। सो मेक श्योर टू नॉट टू शेयर द बिलोंगिंग्स ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन। Now in second column we have cholera and typhoid। तो ये दोनों ही कोलेरा और टाइफाइड डिजीज़ किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। एंड दे आर कम्युनिकेटेड और बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर एंड फूड। तो खाने और पानी में जैसे कि वो बैक्टीरियाज होती है, तो उस कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड को कंज्यूम करने से वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है और कोलेरा एंड टाइफाइड कॉज कर सकती है। टू प्रिजर्वेशन मेजर्स आर दैट कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए अच्छा पका हुआ खाना खाना चाहिए, एंड वाटर को हमेशा बॉईल करके ही पीना चाहिए। सो वाटर को बॉईल करना इन द सेंस कि जब वाटर में एक बॉईल आ जाता है तभी वो एक बॉईल वाला वाटर आप पिए, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर के अंदर के सारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उन बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है। सो दैट वाटर इज़ प्योर एंड फ्री ऑफ एनी बैक्टीरिया। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि कोलेरा एंड टाइफाइड जैसी डिजीज़ ना फैले। नाउ वी हैव हेपेटाइटिस बी। तो जो हेपेटाइटिस बी है दैट इज़ एक्चुअली अ सेक्सुअल डिजीज़, और ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है। किसके थ्रू? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। ये वायरस किस में प्रेजेंट हो सकता है? वाटर के अंदर। सो इसका भी वही प्रिजर्वेशन मेजर है दैट यू हैव टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। हेपेटाइटिस बी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है। अगर ये टाइम पे क्योर नहीं हो पाई तो इंसान की मौत भी हो सकती है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर वाटर एंड आवर फूड। नाउ द लास्ट वन इज़ मलेरिया। तो हमने अभी अभी देखा कि कैरियर्स की वजह से मलेरिया होता है।
तो ये जो कॉजिगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट वाज प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ के बॉडी में एंटर करने की वजह से मलेरिया होता है और इसको कैरी कौन करके लाती है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। So preservation measures are we have to use mosquito net and हमें ना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि जो मॉस्किटोज़ है जो हमें हार्म करे वो उनकी डेथ हो जाए और वो हमें कोई डिजीज़ कॉज ना कर पाए। वी शुड ऑलवेज स्लीप अंडर अ नेट। ऑल्सो उनकी जो ब्रीडिंग होती है ना, मॉस्किटोज बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं एट अ वेरी लार्ज स्केल। तो हमें कहीं पे भी ना पानी को जमने नहीं देना चाहिए क्योंकि मॉस्किटोज हमेशा उस गंदे पानी के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करती रहती है और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे नंबर ऑफ बेबी मॉस्किटोज को प्रोड्यूस कर देती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आजू बाजू कहीं पे भी गंदा पानी जो है वो ज़्यादातर कलेक्ट ना हो। We have another table of some common plant disease। तो हमने देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन्स और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती है, वैसे ही कुछ प्लांट्स की डिजीज़ भी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। द फर्स्ट डिजीज़ मेंशन हियर इज़ सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये भी किसके थ्रू फैलती है? एयर के थ्रू। तो जो प्लांट्स है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के थ्रू ट्रैवल करके डिजीज़ कॉज करते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ रस्ट ऑफ व्हीट। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो व्हीट का प्लांट है उसके ऊपर ना वाइट कलर की पाउडर रस्ट जैसा बन जाता है, जो किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से। और ये जो फंजाई है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? या तो उसके सीड में ऐसा फंगस लग गया हो या फिर एयर के थ्रू वो ट्रांसमिट हो चुका है। ऐसे ही येलो बीन मोज़ेक ऑफ भिंडी दैट इज़ ओकरा। तो भिंडी के अंदर क्या होता है? येलो बीन मोज़ेक। तो मोज़ेक वायरस किसकी वजह से होता है? हमेशा वायरस की वजह से। और ये किसकी वजह से ट्रांसमिट हो सकता है? थ्रू इंसेक्ट्स, यानी कि कुछ इंसेक्ट इस वायरस को एज अ कैरियर एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से एक ओकरा के प्लांट से दूसरे ओकरा के प्लांट में ये डिजीज़ जा सकती है थ्रू द इंसेक्ट्स। तो हमने डिसएडवांटेज पहला देखा अबाउट द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड पॉइजनिंग। इलनेस कॉज्ड बाय फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। तो फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा खाना खा लेता है या फिर ऐसा पानी पी लेता है जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स प्रेजेंट है जो कि डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। नाउ हमें फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें या फिर उन फूड को अच्छे से प्रिजर्व कैसे करके रखें कि उनके अंदर ये बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो ही ना कर पाए। सो दैट प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाइफ एंड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हमने खाने को कुछ ऐसी प्रोसेसेस से ट्रीट किया जिससे उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसकी जो जीने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और अब जब फूड एकदम फ्रेश है तो बैक्टीरिया और फंगस तो उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उसका स्पॉइलेज नहीं होगा। वो जो फूड है वो वैसा ही फ्रेश रहेगा बहुत लंबे समय के लिए। नाउ देयर आर सेवरल मेथड्स टू प्रिजर्व फूड। सबसे पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। तो हम ना फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको फूड के अंदर डालने से वो जो खाना है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, बहुत समय तक वो अच्छा रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी अचार डालती है तो वो अचार सालों साल अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने सॉल्ट और एडिबल ऑयल का यूज़ किया है जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं और उस खाने को ख़राब नहीं होने देते। तो ऐसे ही प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट।
सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉल्ट कैसे एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाउ जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे हैव सीन कि जो मीट और फिशेज होती है उनके ऊपर भी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। माइक्रोब्स ना उनकी बॉडी पे ग्रो करते हैं एंड वो जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उसकी कुकिंग से पहले मीट और फिश को सॉल्ट से अच्छे से कवर किया जाता है। सॉल्ट की वजह से वो जो उसके ऊपर की बैक्टीरियाज है ना वो मर जाती है और जो नई बैक्टीरियाज है वो भी ग्रो नहीं कर पाती है। ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। तो ऐसी जो खट्टी चीज़ें होती है जिनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए उन सारी चीज़ों को हम किसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं? कॉमन सॉल्ट के अंदर, जो कि हमारे घर में यूज होता है। सो सॉल्ट वॉज द प्रिजर्वेटिव जो खाने को बहुत लंबे समय तक अच्छा रख सकता है और बैक्टीरियाज को मार देता है। द सेकेंड प्रिजर्वेटिव हियर इज शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर। तो शुगर क्या करता है कि मॉइस्चर को कम कर देता है। अब जैसे कि आप अचार डाल रहे हो तो अचार के जो मैंगोज हैं उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट होगा, क्योंकि वाटर तो हर फ्रूट्स में होता है, बस उसके प्रपोर्शन हर फ्रूट्स में वेरी करते हैं। तो ऐसे ही मैंगो के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। एंड आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि सीड्स को भी ड्राई किया गया था, उसके वाटर को भी सुखाया गया था एंड उसके बाद ही उसको हम स्टोर कर पाते थे, क्योंकि अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर रहता है तो वो फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए शुगर जो है वो उस मॉइस्चर को कम करती है, जिसकी वजह से खाना बहुत लंबे समय तक वैसा का वैसा ही रहता है। दस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। यूज्ड टू प्रिजर्व जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। तो जो मार्केट में जैम्स और बहुत सारी जेलीज मिलती है उन सब में शुगर का यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, सो दैट वो उस खाने को बहुत लंबे समय तक अच्छे से रख सके। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव इज ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। सो एज इट इज, जैसे हमने देखा था कि सॉल्ट और शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं हमारे पिकल्स के अंदर, वैसे ही ऑयल और विनेगर का भी यूज़ किया जाता है पिकल्स के अंदर, ताकि पिकल्स बहुत सालों तक ऐसे ही रहे और उनके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो जैसे हमने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में वाटर को बॉयल करके पीने से उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाती है। सो उस पानी की वजह से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जा पाते। लाइक दैट मिल्क को हीट किया जाता है एट अप टू 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकेंड के लिए। तो क्या होता है कि सिर्फ इतने से ही टाइम में उसके अंदर के जो सारे माइक्रोब्स है ना उनकी डेथ हो जाती है। देन उसको जल्दी से चिल कर लेते हैं। तो चिल करने से क्या होता है कि उसके अंदर और कोई माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाता है, उनकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यू हैव सीन कि फ्रीज़र के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए, और आजकल तो ऐसे प्रिजर्विंग फूड्स भी आ गए हैं, रेडीमेड पैकेजिंग आइटम्स आ गई है जो कि फ्रीज में रख के तुरंत उसको निकाल के हम फ्रेशली सर्व कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए जब हम किसी फूड आइटम को चिल करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तो उसकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसको सडनली ठंडा करने के बाद ऐसे दूध को स्टोर किया जाता है एंड दिस मिल्क इज़ नोन एज पास्चराइज्ड मिल्क। तो ऐसे मिल्क को क्या बोलते हैं? पास्चराइज्ड मिल्क, जो कि पैकेजेस में मिलता है और ये दूध बहुत लंबे समय तक अच्छा रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। Now this technique of making pasteurized milk was discovered by Louis Pasteur and it is called pasteurization. तो ऐसे ही किसी चीज़ को स्टोर करना is known as pasteurization. The last technique is storage and packing. Stored in airtight packets to prevent the attack of microbes. तो आजकल जो खाने की आइटम्स है उनको अच्छे से एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से
वो एयर के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वो एयर उसके अंदर जा ही नहीं पाती है। तो एयर के ना जा पाने की वजह से उन पैकेट्स के अंदर कोई भी माइक्रोब एंटर नहीं कर पाता है। तो अगर हम खाने को अच्छे से स्टोर करेंगे और उसकी पैकेजिंग करेंगे तो वो खाना बहुत लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। तो दिस वर द थिंग्स, दिस वर द टेक्निक्स एंड दिस वर द इंग्रेडिएंट्स जिनकी वजह से हम खाने को बहुत ही लंबे समय तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं बिना किसी माइक्रोबियल ग्रोथ के। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और हमने ये भी देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म करते हैं उनसे हम बच कैसे सकते हैं। Now there was last topic in this chapter and that is nitrogen fixation। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि राइजोबियम जो होते हैं इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं विद दिस रूट नोड्यूल्स। तो ये जो राइजोबियम है दैट वाज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होती है लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल उसको सिंपल नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज कर देता है और प्लांट्स उसे यूटिलाइज कर देते हैं फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स को एज अ न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान हमने तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर लिया, ऐसे ही इस अर्थ पे, इस बायोस्फीयर पे तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे और हमारा बहुत सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी यूज़ हो गया होगा। तो क्या ये हमेशा ऐसे स्टेबल होता है या फिर हमारा जो नाइट्रोजन है उसका लेवल कम हो जाना चाहिए इस हिसाब से? ये हमेशा स्टेबल कैसे हो पाता है? तो इसका रीज़न है नाइट्रोजन साइकिल। बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि सारी चीज़ें ना एक साइकिल की तरह चलती है दैट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में और इस बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का लेवल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट नाइट्रोजन साइकिल इज। अब सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको इन बैक्टीरिया ने फिक्स कर दिया सॉइल में ताकि वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना सके। अब सॉइल के जो अंदर का नाइट्रोजन है वो कौन कंज्यूम करेगा, वो कौन यूटिलाइज करेगा? प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए। और इन्हीं प्लांट्स को कौन खाएंगे? एनिमल्स, क्योंकि हमने देखा कि एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? प्लांट्स के ऊपर। तो जब इन एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खा लिया और एनिमल की डेथ हो गई, तो इसकी डेथ की वजह से कुछ बैक्टीरिया और फंजाई उस डेथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देगी। यानी कि इस एनिमल ने जितना भी नाइट्रोजन को कंज्यूम किया था वो उसके मरने के बाद वापस से उस सॉइल में चला जाएगा और कुछ अमाउंट में वो जो नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर में भी जा सकता है, क्योंकि ऐसी बैक्टीरिया और फंगस भी होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को सॉइल में डाल देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं माइक्रोब्स जो कि इस नाइट्रोजन को सीधा गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो दिस इज हाउ सिंपली अ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स लाइक, कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आया था वो घूम फिर के सारे यूटिलाइजेशन के बाद वापस से उसी एटमॉस्फेयर में चला गया। तो दिस इज हाउ अ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स लाइक। तो एक बार हम NCERT से भी नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेते हैं। सो लेट्स गो रिवाइज इट। सबसे पहले हमारे पास था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था। अब उस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने फिक्स कर दिया सॉइल के अंदर और इस बड़े से नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो किसके अंदर चले गए? सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर जाने के बाद उसको प्लांट्स ने ले लिया। प्लांट्स ने सॉइल से उन नाइट्रोजनस कंपाउंड को अपटेक कर लिया, अपने अंदर ले लिया फॉर इट्स ग्रोथ। और इन्हीं प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने। एनिमल्स के बाद अब ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वही
इनकी डेथ बॉडी से निकल जाएगा। जब ये एनिमल्स मर जाएंगे तो इनके अंदर का नाइट्रोजन वापस से कहाँ चला जाएगा? सॉइल के अंदर। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होंगे जो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में ही एटमॉस्फेयर में वापस से छोड़ देगा। अब ये तो हमने देखा था कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ये साइकिल चली और वापस से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। नाउ एक दूसरा प्रोसेस होता है, जो लाइटनिंग होती है ना बारिश के टाइम पे, वो भी कभी कभी क्या करती है कि उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में एम्बेड कर देती है। तो जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है ज़ोर से, तो जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है और सॉइल के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है। और वापस से यही साइकिल चलती है कि प्लांट्स अपटेक करेंगे, एनिमल्स खाएंगे, डेथ हो जाएंगे और उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ अ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स लाइक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली टू डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं और एक तरह से हमें हार्म भी करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से हमें हार्म करते हैं उन चीज़ों से प्रिजर्व करने के भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।